मैं वाकई में मोदी जी की सारी बातें अच्छी लगती हैं, एक बात को छोड़ के, जब वो बोलते हैं कि भाइयों बहनों मैं इस देश का चौकीदार हूँ। क्या 2014 के इलेक्शन के पहले बताते थे कि आपको चौकीदार बनना है? तो इतना बड़ा मैंडेट क्यों देते? एक टोपी और सीटी पकड़ा देते आपको। मुझे मेरे फादर डॉक्टर बनाना चाहते थे और शायद मैं बन भी जाता। उस वक्त मुझे लगता था कि मेरे घर की हालत तो ठीक नहीं है, सो मैंने क्विट किया और डिसाइड किया कि मैं मुंबई जाऊंगा। सो फिर जब मैं शो करने लगा, परफॉर्म करने लगा, इतने सारे लोगों को हंसते हुए देखता था तो अच्छा लगता था। लेकिन एक टाइम पे पिताजी को तो नाराज़ करना पड़ा। 94 में मैं घर वालों से पैसे लिए नहीं, कुछ ट्यूशन पढ़ाता था, तो कुछ मैंने जो जुटाए कलेक्ट किए पैसे वो 380 रुपये थे और वो लेकर के मैं मुंबई चला गया। कानपुर में एक फ्रेंड रहते थे दीपू, तो उनके ताऊजी वहाँ रहा करते थे, तो उन्होंने कुछ चिट्ठी वगैरह लिख करके दे दी, तो मैं उनके घर पे चला गया। लेकिन जैसे ही 8 दिन हो गए तो उन्होंने कहा कि बस बेटा 8 दिन हो गए, अब तुम अपना देखो। मैं फिर से रोड पे आ गया। उनका पीसीओ हुआ करता, तो एक सज्जन आए तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने अपने घर पे कुछ दिन के लिए रहने के लिए रख दिया। तो 1 महीना उन्होंने भी रखा। जो पैसे बचे थे उससे हम एक बड़ा पाव या ऐसा कुछ खा करके अपना गुजारा करते थे। उसी बीच में तबीयत भी ख़राब हो गई, पैसे भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए। सो मैं फिर वापस लौट गया। फिर हिम्मत जुटा करके मैं कुछ समय बाद मैं वापस आया मुंबई। सब ऐसी अस्त व्यस्त लाइफ चल रही थी। और सबसे खास बात मैं आप लोगों को बताऊं कि एक पढ़ा लिखा ग्रेजुएट आदमी जो एक कायस्थ परिवार से, जहाँ पे सारे पढ़े लिखे लोग होते हैं, मुझे एक ऐसा काम करना पड़ा जो शायद मैं अपने घर पे भी नहीं बता पाया। मैं तो जिनके यहाँ मैं सामान रखता था, लगेज रखता था, जो मुझे कभी कभी हेल्प करते थे, उनका सैलून था। मैंने बार्बर का जो काम था वो सीख लिया और मैं दुकान में काम करने लगा। उनकी दाढ़ी बाल बनाना, ये करना। उन दिनों ऑडियो कैसेट्स का दौर था, तो मैं टी सीरीज के ऑफिस में गया। काफ़ी दिनों के बाद वहाँ पर मुझे बात करने का मौका मिला और मैंने उनको अपने एक्ट सब सुनाए, तो उन लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन उन्होंने बोला कि आपको जानता कौन, अगर मैं आपकी कैसेट बना भी दूंगा मार्केट में कौन खरीदेगा? मैंने कहा मैंने तो सुना है कि टी सीरीज वाले नए नए लोगों को मौका देते हैं। बोले नहीं, वो मामला अलग है, लेकिन जो बिकता है हम उसी का मान लेते हैं। तो फिर वहाँ पर कुछ छोटी छोटी ऑडियो कैसेट्स की कंपनी थी जो लोकल महाराष्ट्र में जिनका नेटवर्क था वहाँ तक बेचते थे। तो मैं ऐसी कुछ छोटी कंपनी से मिला जिनको मैंने अपना कंटेंट सुनाया, उनको अच्छा लगा और उन्होंने कहा ठीक है मेरा स्टूडियो है, तुम आकर के वहाँ रिकॉर्ड कर दो। और उन्होंने कैसेट मेरी निकाली, तो मैं दुकानों में जाता था, मेरी कैसेट दुकानों में दिखाई पड़ती थी, मुझे बस वही देख करके बड़ा सुकून मिलता था। तो वो ऑडियो कैसेट्स में मौका मिला मुझे। बहुत ज़्यादा पैसे वैसे तो नहीं मिले लेकिन ये हो गया कि ये ऑडियो कैसेट मैं किसी को जाकर दिखा सकता हूँ कि ये देखो मैंने ये किया। आर्थिक हालत वैसी ही थी, वैसे ही कभी पैसे हैं, कभी भूखे, कभी ये। तो एक दिन मैं जहाँ पे रहता था जिस स्लम में, तो वहाँ गली से निकलता था, तो खिड़की से मैं देखा करता था लोगों के घरों में टीवी चला करते थे। तो मैंने देखा एक शेखर सुमन का एक शो आ रहा है जिसका नाम था मोर्स एंड शेखर्स। तो मैं खिड़की से खड़ा होकर के मैं ऐसा देखता रहा, सुनता रहा, मुझे अच्छा लग रहा था। लेकिन उनके जोक चुटकुले जो वो सुना रहे थे, मुझे लगा कि यार इससे अच्छे तो मैं लिख सकता हूँ। बड़े दिन तक चक्कर लगाता रहा कि शेखर सुमन से कैसे मुलाकात हो। फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं किसी के पास डायरेक्टरी थी, फिल्म डायरेक्टरी जो होती है, वहाँ से मैंने उनका नंबर निकाला, नंबर मिलाया और उनकी वाइफ ने फ़ोन उठाया। मैंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला, मैंने कहा शेखर है क्या? तो उनकी वाइफ ने शेखर बोला शेखर तुम्हारा फ़ोन है। तो शेखर जी ने आके तुरंत फ़ोन रिसीव किया, हेलो हु इज़ दिस? तो मैं तुरंत मतलब हम्बल हो गया। हमने कहा सर नमस्कार, मेरा नाम राजीव निगम है और ये छोटा छोटा जो भी हुआ मैं आपके लिए लिखना चाहता हूँ, करना। धाड़ा से मैंने अपनी सारी बातें बोल दी। खैर उन्होंने मुझे एक नंबर दिया जो कि मोर्स एंड शेखर्स के क्रिएटिव डायरेक्टर थे। उनसे जाकर के मिला, उनको जोक चुटकुले सुनाए। फिर एक दिन उन्होंने बैठाला, बोले क्या है तेरे पास सुना। मैंने सुनाया तो बोले यार इसका माल मटेरियल, सारे लोग बैठे थे, बोले यार इसका तो बहुत अच्छा है।
बट मुझे वो फॉर्मेट नहीं पता था कि कैसे किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, तो उन लोगों ने सिखाया मुझे और मैं धीरे धीरे लिखने लगा। महिला बॉस के अंडर में काम करने वाले वैसे ही लोग ज्यादा आगे बढ़ते हैं जो सहनशील होते हैं। लिखने का काम मैंने सिर्फ इसलिए किया, 500 रुपये भी हमको एज ए राइटर यहाँ पे मिल गया ना तो मेरा महीना बहुत अच्छे से निकल जाएगा। लेकिन जब मैंने पहली स्क्रिप्ट लिखी, वो अमाउंट देख करके मैं चौंक गया जब मेरे पास वो चेक आया 6,000 रुपये का अमाउंट था, जो कि मैं 500 रुपये सोच कर गया। उन्होंने मेरी स्क्रिप्ट लिखी और टेलीप्रॉम्प्टर बनाया, शेखर सुमन ने मतलब परफॉर्म किया, शूट हो गया। तो शेखर ने बोला यार आज की स्क्रिप्ट यार बड़ी कमाल की थी, किसने लिखा? तो उन्होंने बताया एक नया राइटर आया है, राजू कर के नाम है उसका। तो फिर वहाँ से एज ए राइटर मेरे को काम मिलना शुरू हो गया, कुछ पैसे मिलने शुरू हो गए, मैं थोड़ा ठीक ठाक हो गया। फिर उसी समय मेरे पास एक DD1 का शो आया एज ए राइटर लिखने के लिए, जिसका नाम था चोरी चोरी चुपके चुपके। तो वो शो मैं लिखता था जिसमें बहुत काफ़ी आर्टिस्ट थे उस वक्त के मशहूर कलाकार। तो उसमें एक कैरेक्टर जो मैंने ऐसे लिखा था और उनके घर के नौकर का कैरेक्टर था। तो जो मेरी मैडम थी, डायरेक्टर थी, वो उन्होंने बोला कि राजू तुम ये रोल तुम कर लो। तो मैंने कहा कोई सामने से बोला, मैं चाहता था कि कोई मेरे को ऐसा बोल दे, क्योंकि खुद से काम मांगने की या कहने की मेरी कभी हिम्मत नहीं थी। तो मैं हाँ मैडम मैं कर लूँगा। मैंने किया। अब वो DD1 पे गाँव में हमारे आसपास मोहल्ले में लोगों ने देखना शुरू किया। उस कैरेक्टर का नाम था छेली। तो उससे फिर यहाँ पर मतलब लोगों को लगा हाँ यार अब ये कुछ कर रहा है। उसके बाद फिर लाफ्टर चैलेंज जब हुआ, घर में मेरी शादी हो गई थी उसी वक्त, वाइफ ने भी मेरे को मोटिवेट किया कि नहीं आप करिए स्टैंड अप। और जब लाफ्टर चैलेंज 2 का हुआ तो ऑडिशन देने में खुद पहुंच गया। उस डायरेक्टर को मैं पहले से जानता था, उनके यहाँ लिखता था, मैं दूसरा काम भी करता था। तो एक दिन मैंने पूछा मैंने तब वो मैंने भी ऑडिशन दिया था, मैं भी करना चाहता हूँ। बोले नहीं तू नहीं कर पाएगा, नहीं तो जो अपना राइटिंग वाइटिंग में ध्यान दे, सब तेरे बस की बात नहीं है। अब मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया, घर में फैमिली में जो कह रहे थे करो करो, और वहाँ पे मेरा तो मैं रोज़ जाता था। 50 लोग उस वक्त एक सीजन में 50 लोग परफॉर्म करते तो उनकी सबकी लिस्ट बनी रहती थी। फिर एक दिन अचानक देखे 50 में से 49 लोग रह गए, 85 पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ तो शायद कोई किसी वजह से नहीं आया होगा या उसका नाम हट गया। तो मैंने फिर रिक्वेस्ट किया, मैंने सर तो बोला ठीक है तू तैयारी कर अच्छे से, कुछ ये वो कर। फाइनली उन्होंने मुझे ले लिया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इधर मैं तैयारी कर रहा हूँ कंपटीशन और इतना हैवी जो पॉपुलर था शो, और उसी वक्त मेरी वाइफ हॉस्पिटल में। मैं बाइक लेकर के टाउन जाता था, घर आता था, फिर घर पे कुछ खाना वाना बना के वाइफ को हॉस्पिटल में जाके देना, फिर वहाँ से टाइम निकाल करके साकिना का जाना। फिर इतनी मुश्किलातों से किया कि जिस दिन मेरा शूट हो रहा था और वाइफ हॉस्पिटल में, तो बड़ी पैनिक सिचुएशन थी। बट सब कुछ संभालना था, पता नहीं कैसे मैं अपना पहला एपिसोड जो था मैं वो विन कर गया। और उसके बाद फिर सेमीफाइनल में पहुंचा तो बस सिर्फ एक थोड़ी सी निराशा हुई कि उस वक्त फाइनल में मैं पहुंच गया नंबर 1 की पोजीशन में। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, उस वक्त पाकिस्तान के भी कुछ कलाकार आए हुए थे, उनको पाकिस्तान में अपना चैनल लॉन्च करना था। तो एक ज़बरदस्ती टाइप का उन्होंने पाकिस्तान के एक कलाकार को विनर घोषित कर दिया। फिर एक दौर ऐसा भी आया कि बहुत बड़ा शो जो स्टार प्लस का शो था मुझे मिला, अर्शाक टोल्लू बैठा है। मेरा जो कैरेक्टर था लीड कैरेक्टर था, और शो ऑन एयर हुआ। पूरे देश में लोग उस शो को पसंद कर रहे थे। लेकिन एक दिन फिर मेरी ज़िंदगी में ऐसा आया, मेरा छोटा बेटा जो था रात में उसको कुछ सर में दर्द ये हुआ, तो मैंने देखा कि वो लेटा हुआ था और अचानक उसके मुंह से कुछ वोमिट ऐसा झाग टाइप का निकला। तो मुझे लगा शायद वोमिट वगैरह किया होगा। मैं उसको साफ करने के लिए गया तो उसकी गर्दन ऐसे लटक गई। हिलाया डुलाया, चिकोटी काटी, बहुत कुछ किया। मैं शूटिंग के लिए जा ही रहा था, नंगे पैर उसको मैंने ऐसे कंधे पे डाला, नीचे गाड़ी ड्राइवर खड़ा हुआ था, मैं गाड़ी से ऐसे लेकर के भागा, हॉस्पिटल में एडमिट किया। डॉक्टर्स ने ऑलमोस्ट हाथ खड़े कर दिए। मेरे को भी पता नहीं कि अचानक अभी क्या हो गया, कैसे। 3 महीने वो कोमा में थे। इसके बाद 3 महीने कोमा के बाद से जब वो वापस आया तब तक वो फुली डैमेज हो चुके थे। बच्चे का विजन भी चला गया था, बैठ नहीं पाता था, उठ नहीं पाता था, सेट पे जाता था। ये सीन पढ़ा और पढ़ करके सीन परफॉर्म किया। फिर कई बार अपने रूम में आकर के दरवाज़ा बंद करके ना चाहते हुए
रो पड़ता था। फिर रोने के बाद टिश्यू से आंसू आंसू पोंछ कर मेकअप दादा को बुलाया, टचअप किया और फिर ऐसे करके फिर जा करके परफॉर्म करता था। उनके साथ लगना पड़ा मुझे, लंबे समय तक लगा। बिल्कुल बैठ नहीं पाता था, खड़ा हुआ, चलने लगा, स्कूल जाने लगा, सब कुछ अच्छा हुआ। लॉकडाउन लग गया, इंडिपेंडेंट हो गया, खेलने लगा, दौड़ने लगा, लिफ्ट से ऊपर नीचे। 8 नवंबर मेरा जन्मदिन था उस दिन। कहाँ से बिल्डिंग के ऊपर टेरिस में चले गए और 2 मिनट बाद हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। सबसे खास बात ये थी कि उस वक्त मैं यूट्यूब पे अपने वीडियोस बनाता था, लेकिन कुछ लोग एक इस तरीके के लोग हैं जिनको अगर वो बात पसंद नहीं आती है कुछ भी बोलते हैं, लेकिन उन लोगों ने बच्चे के न रहने के बाद उसको ट्रोल किया। अच्छा हुआ तेरा बेटा मर गया, मतलब इस तरीके का उन लोगों ने ये किया। जहाँ पे मैं टूट चुका था, तो इन सारे कमेंट्स ने, जो नेगेटिव कमेंट्स हैं, इनसे मैं उठ के खड़ा हुआ। मेरा करने का मन नहीं था, लेकिन मैंने उनको जवाब देने के लिए फिर एक वीडियो बनाया। लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं टूट गया, बिखर गया, तो फिर बहुत कुछ बिखर जाएगा। तो मैंने फिर अपने आप को लिखना शुरू किया। एक तरफ लिखता था, फिर थोड़ी देर बाद मुझे बच्चे का ख्याल आ जाता था, फिर मैं अपने आप को झटकता था, फिर ऐसे लिखता था। इतना सब कुछ देखा, उसके बाद फिर मेरे फादर का निधन हो गया, फिर उसके बाद छोटा भाई, उसकी वाइफ कुछ समय पहले, उनका भी निधन हो गया। एक के बाद एक ऐसे दुखों के पहाड़ टूटते रहे। बस आगे बढ़ने का नाम जीवन है, और देश, समाज, लोगों के लिए जीना है, और यहाँ से प्रेरणा मिलती है, मजबूती मिलती है। मैं तो कहता हूं, मोदी जी आपसे अच्छे तो मनमोहन सिंह जी थे। 10 साल तक उन्होंने 10 जनपद की चौकीदारी की, लेकिन मानते यही थी कि मैं प्रधानमंत्री हूँ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।